आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 नाजीवाद और हिटलर का उदय इसको हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इस चैप्टर से जितने भी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जब आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो अभी जो आपके एनुअल एग्जाम्स हो रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, मैं पहले आपको 1 नंबर वाले जो फैक्ट्स हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ इसमें, ठीक है, कि इस चैप्टर से कौन कौन से फैक्ट्स पूछे गए हैं और पूछ सकते हैं। तो देखिए, जर्मनी की संसद का नाम कई बार पूछ रखा है, राइखस्टाग, याद रखना। वर्साई की जो संधि हुई थी ये जर्मनी के बीच और मित्र राष्ट्रों के मध्य हुई थी। 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धराशायी हो जाता है, ठीक है। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो था ये अमेरिका का शेयर मार्केट था जो 1929 में धराशायी हो जाता है। 30 जनवरी 1933 को जर्मनी के अंदर विशेष अधिनियम जिसे कहते हैं इनेबलिंग एक्ट ये पारित होता है, ठीक है। डेट याद रखना, पूछ रखा है। इसके अलावा 28 फरवरी 1933 को अग्नि अध्यादेश पारित होता है जर्मनी के अंदर, ये भी याद रखना। अगला है हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने अति जीविता का सिद्धांत इसको पेश किया जिसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस। और इसके अलावा एक शब्द है ब्लॉन्ड, ये उपयोग होता था नीली और सुनहरे बालों वाले लोगों के लिए। अगला है युंग फोक, जो ये युंग फोक था ये 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नासी युवा संगठन था। मतलब 14 साल से जो कम उम्र के जो बच्चे थे उनको इसमें अपनी सदस्यता लेनी पड़ती थी, और जो 14 साल के हो जाते थे उन सभी लड़कों को इसमें हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी, ठीक है। अगला जो एक फैक्ट है वो इसको याद रखना कि जो नाजी यूथ लीग इसका गठन 1922 में हुआ था। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो 1 नंबर के जितने भी जो फैक्ट्स हैं उनको मैंने कवर करा दिया है। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और आने वाले टाइम में कुछ पूछ सकता है, तो इसको याद रखना। इसके अलावा हम 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले हम इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं, तो देखते हैं इसको। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जो वाइमर गणराज्य क्या था और इसका गठन क्यों किया गया। तो देखिए, जो वाइमर गणराज्य था ये कहने का मतलब है कि जो वाइमर गणराज्य था तो जर्मनी जब प्रथम विश्व युद्ध में हार जाता है तो जर्मनी के जो राजा था ये तो इस्तीफा दे देता है, तब देश के ऊपर किसी का शासन बचता नहीं है। तो जो मित्र राष्ट्र थे जिन्होंने जर्मनी को हराया था उनको संधि करनी थी इस जर्मनी के देश से। तो ऐसे में कोई ना कोई तो शासन व्यवस्था होनी चाहिए, कोई ना कोई तो किसी ना किसी के हाथों में शासन व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन्होंने मिलकर क्या है वाइमर गणराज्य की स्थापना की ताकि ये लोग उससे संधि कर सके। तो इस तरीके से जो वाइमर गणराज्य होता है ये अस्तित्व में आता है। देखिए, इसका आंसर आप किस प्रकार से लिख सकते थे। जो वाइमर गणराज्य है ये जर्मनी के प्रथम विश्व युद्ध में हारने के उपरांत अस्तित्व में आया, ठीक है। और इसके आने में एक बहुत बड़ा जो रोल रहता है वो मित्र राष्ट्रों का ही रहता है। और आखिर इसका गठन क्यों किया गया, तो पहला रीजन है कि जर्मनी को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था मतलब इसमें कायम करना, क्योंकि जो जर्मनी में जो था वो तानाशाही था। तो जितने भी जो मित्र राष्ट्र थे उसमें मुख्यतः लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाले थे, तो इसलिए उन्होंने जर्मनी में एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम करने का प्रयास किया, इसलिए वाइमर गणराज्य की स्थापना की गई। इसके अलावा अगला है जर्मनी की जो जर्मनी के साथ मित्र राष्ट्र संधि करना चाहते थे, ठीक है। जो वर्साई की संधि होती है वो जर्मनी के साथ किया जाता है, जो जर्मनी और मित्र राष्ट्र के मध्य हुई थी, इसलिए भी इसकी स्थापना की गई और जर्मनी को निरंकुशवाद से मुक्ति दिलानी थी। तो इन कारणों के कारण क्या होता है, जो जर्मनी है उसके अंदर इसका गठन होता है वाइमर गणराज्य का। अगला जो क्वेश्चन है लास्ट ईयर ही पूछा गया था कि जो वर्साई की जो संधि हुई थी ये जो संधि थी वो जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस कथन की हमें व्याख्या करने या मूल्यांकन करना है। तो देखिए, जो वर्साई की संधि हुई थी इसमें जर्मनी के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ये कष्टदायक था, एक कठोर था, अपमानजनक था। ऐसा क्यों है, तो आप इस प्रकार से इन डेटा को लिख सकते हो। अब जब ये क्वेश्चन आए तो आप इस डेटा को जरूर लिखना। अगर ये 5 नंबर आता है तो 5 नंबर मिलेगा, 3 नंबर आता है तो कोई से 3 पॉइंट लिख सकते थे। तो देखिए, जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश थे, जर्मनी ने जिन जिन देशों को गुलाम बना रखा था उनको छोड़ना पड़ा और उसके ऊपर कब्जा हो गया फ्रांस का, पोलैंड का, डेनमार्क का, इन लोगों ने कब्जा कर लिया। इसके अलावा जर्मनी को अपनी आबादी का 10%, भूभाग का 13%, लौह भंडार का 75% और 26% कोयला भंडार इन देशों को देना पड़ा। मतलब मित्र राष्ट्रों का इन पे कब्जा हो गया। इसके अलावा इस संधि के तहत जो मित्र राष्ट्र थे इन्होंने जर्मनी की जो सेना थी इसको भी भंग कर दी, ठीक है। जर्मनी की जो सेना थी इसको भी भंग कर दिया इन्होंने वर्साई की संधि के तहत। इसके अलावा युद्ध अपराधबोध अनुच्छेद, इसके तहत जो युद्ध की जो कारण जो जितनी भी क्षति हुई, जितनी भी जो तबाही हुई, इसका सारा का सारा जो जिम्मेवार है वो जर्मनी को ही ठहराया गया कि जर्मनी की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। इसके कारण 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया और राइनलैंड
जो यहाँ पे खनिज संसाधन बड़े मात्रा में थे जर्मनी का, उस पर भी इन मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से वर्साई की संधि में नाइंसाफी होती है जर्मनी के लोगों के साथ। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है ये है कि आर्थिक संकट, जी आर्थिक संकट है ये स्टार्ट होती है 1929 से लेकर 1932 तक, ठीक है, जिसे कहते हैं महामंदी का समय, ठीक है, ये मंदी का समय होता है पूरे विश्व के अंदर। तो जी आर्थिक संकट है, इसका सबसे बड़ा प्रभाव जो होता है वो जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इस कथन की हमें व्याख्या करनी है कि किस प्रकार से जो बात है ये सही है। तो देखिए 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जो अमेरिका का जो शेयर बाजार था, ये धराशायी होने के कारण जर्मनी को मिल रही आर्थिक मदद रातों रात बंद हो जाती है। देखिए जो वर्साई की संधि हुई थी उसमें मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को पूरी तरीके से लूट लिया। अब ऐसे में जर्मनी के पास कुछ दूसरा ऑप्शन बचता नहीं है। तो ऐसे में जो अमेरिका है ये आगे आता है और अमेरिका इनको आर्थिक मदद देना प्रारंभ कर देता है। लेकिन 1929 में जब अमेरिका का खुद जो शेयर मार्केट है ये धराशायी हो जाता है तो वो भी पीछे हट जाता है, वो भी आर्थिक मदद देना बंद कर देता है। तो इस तरीके से जैसे वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो शेयर मार्केट गिरता है, अमेरिका भी पीछे हट जाता है, उसने भी जो आर्थिक मदद है वो देना बंद कर दिया। इसके अलावा 1932 में जर्मनी का जो औद्योगिक उत्पादन है 1929 के मुकाबले 40% रह गया। मतलब 1932 में जितना उत्पादन हुआ है वो बहुत ही कम था, क्योंकि जितना 1929 में उत्पादन होता था उसका केवल 40% ही उत्पादन हुआ 1932 में। मतलब जो 1932 तक आते आते जो औद्योगिक उत्पादन था वो आधे से भी कम हो चुका था। इसके अलावा मजदूर बेरोजगार होते जा रहे थे, उनके वेतन में कमी आ रही थी। इसके अलावा किसान जो थे उनको जो कृषि उत्पाद है इसमें लगातार कीमतों में गिरावट आ रही थी, मतलब उनकी फसल की अच्छी कीमत नहीं मिल रही थी उनको। कारोबार ठप हो जाने से जो छोटे व्यवसायी हैं, खुदरा व्यापारी हैं, इनकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। तो इस तरीके से आर्थिक मंदी का जर्मनी की अर्थव्यवस्था पे एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो वाइमर गणराज्य है को अस्थिर बनाए रखने में वाइमर संविधान की भूमिका हमें बतानी है। कि जो वाइमर गणराज्य था ये ठीक प्रकार से शासन नहीं कर पा रहा था, ये अस्थिरता इसमें देखने को मिलती है। तो इसका एक कारण बताया गया संविधान में, इसमें संविधान का एक बहुत अहम रोल रहता है। मतलब संविधान में कुछ ऐसी कमियां रह गई थी जिसके कारण वाइमर गणराज्य ठीक प्रकार से शासन नहीं चला पा रहा था, ठीक है। तो उन कमियों को हमें देखना है। 5 नंबर में आया था, ठीक है। देखिए इसका आप किस प्रकार से लिख सकते थे। देखो पहली कमी थी जो वो थी अनुपातिक प्रतिनिधित्व। इन इस प्रावधान की वजह से किसी भी पार्टी को बहुमत मिलना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन बन गया और हर बार गठबंधन की सरकार बनती थी, ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व इसके तहत ये होता है, जैसे मान लेते हैं कि इलेक्शन के अंदर 10 पार्टी चुनाव लड़ती हैं, तो 10 में से मान लेते हैं इन्होंने अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। तो मान लेते किसी पार्टी के 2 सदस्य जीत गया, किसी का 3 जीत गया, किसी का 5 जीत गया, किसी का 1 जीत गया। तो इस तरह जब सरकार बनेगी तो इन सबकी सरकार बनेगी, मतलब सरकार की सब में एक सबकी भूमिका होगी, ठीक है। तो इस तरीके से मान लेते हैं अलग अलग पार्टी के जो सदस्य हैं इनका इनसे मिलकर सरकार बन रही है। तो अब कोई प्रस्ताव लाना है तो मान लेते कोई 2 इससे सहमत है, बाकी जो 3 है ये असहमत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा, कोई कानून पारित नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हर बार गठबंधन की सरकार बननी थी और गठबंधन की सरकार बनने के कारण शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चल पा रहा था। एक ही कमी थी, ठीक है, कि जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व है ये कहता ही है जिस पार्टी को जितनी सीटें मिलती हैं, जितने सदस्य उसके जीतते हैं उतना मतलब उसका योगदान होगा सरकार में, ठीक है, सरकार में उसकी उतनी भूमिका होगी। तो इस तरीके से एक ही कमी थी। अगला जो है अनुच्छेद 48, ठीक है। जर्मनी के जो संविधान था उसमें आर्टिकल 48 जो था, ठीक है, 48 जो था इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा था, ठीक है, क्योंकि इसके तहत जो राष्ट्रपति है उसके पास कुछ विशेष अधिकार दे दिए गए थे, उसके पास जरूरत से ज्यादा पावर्स दे दी गई थी। जैसे वो राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता था, जब उसे लगता था कि देश में जो शासन व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है तो वो आपातकाल लागू कर सकता था। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है नागरिक अधिकारों को रद्द कर सकता था। अध्यादेश के द्वारा शासन चलाया जा सकता है। अध्यादेश का मतलब ये होता है जैसे अगर कोई कानून पास करना है जो संसद है तो संसद में इस पे डिस्कस होता है और फिर संसद के सदस्य पारित करते हैं तब जाके कानून बनता है, ठीक है। हालांकि और भी प्रोसेस होते हैं लेकिन नॉर्मल आप इस तरीके से समझो कि पहले संसद में लाया जाता है, उस पर डिस्कस होता है और फिर जाके ये आगे राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा और इस तरीके से कानून बनता है, ठीक है। नॉर्मल से प्रोसेस है। अध्यादेश ये कहता है कि इसमें डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, अभी आप इसको कानून बना दो, बाद में हम इसको डिस्कस करवा लेंगे। तो इस तरीके से अध्यादेश का मतलब बिना संसद में लाए किसी भी कानून को पास करा देना, ये भी पावर था राष्ट्रपति के पास। तो इस तरीके से जो इसका भी बड़े स्तर पर दुरुपयोग देखने को मिलता है। अपने छोटे से जीवन काल में ही जो वाइमर गणराज्य था इसका जो शासन 20 मंत्रिमंडल के हाथ में था, मतलब जो सरकार बनती थी उसमें 20 पार्टियों का योगदान था। 20 पार्टियां मतलब मिलकर एक सरकार चला रही हैं।
तो इस तरीके से कोई भी कानून पास हो पाना कितना मुश्किल होगा, ठीक है। और उसकी जो औसत अवधि होती थी वो 239 दिन से ज्यादा नहीं रही, मतलब बार बार सरकार गिर जाती थी। और इस तरीके से जो अनुच्छेद 48 है इसका जमकर इस्तेमाल किया गया। तो यही रीजन रहता है कि जो वाइमर गणराज्य ये अस्थिर इसलिए बन पाए क्योंकि उसमें कुछ कमियां रह गई, और कमियां हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व और आर्टिकल 48, तो इसको याद रखना। इसके अलावा अगला जो है वो पूछ रखा है कि नासी प्रोपेगेंडा पर टिप्पणी करें, ठीक है। नासी प्रोपेगेंडा के लिए कुछ भी आ सकता है, मैंने वैसे ऐसा एक शब्द जोड़ दिया टिप्पणी करें, और वैसे एग्जाम में भी टिप्पणी करने को कई बार आ रखा है, ठीक है। तो देखिए नासी प्रोपेगेंडा आखिर था क्या। तो जो नाची प्रोपेगेंडा में कुछ ये बातें कही गई थी, जैसे कि जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया जाएगा, मतलब हिटलर जो है सत्ता में आने से पहले, ठीक है, जब वो इलेक्शन में खड़ा होता है तो वो कुछ अपनी बातें जनता के समक्ष रखता है, इसी को कहते हैं नाची प्रोपेगेंडा, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या क्या बातें कही, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो जर्मनी उसको एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाएंगे ये लोग। इसके अलावा वर्साई की संधि में जो नाइंसाफी हुई इसका बदला लेंगे, जर्मन समाज को खोई हुई जो प्रतिष्ठा है उसको वापस दिलाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को सुरक्षित भविष्य देंगे, और देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त करवाएंगे। तो ये कुछ बातें रहती हैं जो हिटलर ने इलेक्शन में जब वो खड़ा हुआ था तब ये कुछ बातें रखता है, इसी को कहते हैं नाची प्रोपेगेंडा, याद रखना, कई बार ये पूछ रखा क्वेश्चन में। अगला है कि अग्नि अध्यादेश के माध्यम से हिटलर को कौन कौन से अधिकार मिल गए हैं, ठीक है। 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। जो अग्नि अध्यादेश है इसके वजह से हिटलर को कौन कौन से अधिकार मिल गए थे। तो अग्नि अध्यादेश के जरिए क्या होता है, देखिए इसके जरिए अब व्यक्ति, प्रेस, सभा करने की आजादी को निलंबित कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। अब ऐसी चीजें नहीं होंगी, ठीक है। मतलब कोई अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, प्रेस पे पूरी तरीके से कंट्रोल होगा, कोई सभा वगैरह नहीं किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा हिटलर ने जो कम्युनिस्ट जो जितने भी थे उनको रातों रात कंस्ट्रक्शन कैंपों में बंद कर दिया इस अग्नि अध्यादेश के द्वारा। तो हिटलर को ये कुछ अधिकार प्राप्त हो गए। इसके अलावा अगला जो पूछ लेता है उस पे इनेबलिंग एक्ट पे पूछ लेता है, ठीक है, जो हमने पढ़ा था अभी। तो देखिए इनेबलिंग एक्ट पे टिप्पणी करने की बात करें कि आखिर इनेबलिंग एक्ट था क्या, क्योंकि हमने देखो क्वेश्चन में ये अग्नि अध्यादेश कर में पूछ रखा है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में ये अगला जो है इनेबलिंग एक्ट कर में पूछ सकता है। तो देखिए आखिर इनेबलिंग एक्ट था क्या, तो इसके तहत जर्मनी में जो क्या है तानाशाही स्थापित कर दी गई इनेबलिंग एक्ट के तहत। इसके माध्यम से अब हिटलर को अध्यादेश के जरिए ही शासन चलाने का अधिकार मिल गया, मतलब संसद में किसी प्रस्ताव को लाने की जरूरत ही नहीं है, किसी से डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, केवल अध्यादेश के माध्यम से सरकार चलेगी अब, ठीक है, कोई भी कानून पास कर दिया जाएगा। इसके अलावा नाजी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों को छोड़कर सभी राजनीतिक पार्टी और ट्रेड यूनियन पर पाबंदी लगा दी गई, ये इन्हीं चीजों से लग रहा है कि यहाँ पे तानाशाही स्थापित हो रही है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था, मीडिया से सेना, ठीक है, न्यायपालिका, यहाँ पे सेना आएगा, तो पूरा जो नियंत्रण है वो हिटलर के कंट्रोल में आ गया, ठीक है, नाजी पार्टी के कंट्रोल में आ गया। तो ये कुछ इनेबलिंग एक्ट था। अब इसी के ऊपर देखो, एक तो ये है कि अलग अलग पूछ लेता अग्नि अध्यादेश के बारे में और इनेबलिंग एक्ट के ऊपर, ठीक है। एक जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि जो जब हिटलर सत्ता में आता है या जो नाजी पार्टी जो है जब ये सत्ता में आती है तो इसने लोकतंत्र को किस प्रकार से ध्वंस किया। तो इसमें भी आप सेम आंसर लिखोगे और लेकिन इन दोनों को लिखोगे, ठीक है, कि लोकतंत्र को किस तरीके से ध्वंस किया, तो इसमें आप अग्नि अध्यादेश की चर्चा करोगे और इनेबलिंग एक्ट की चर्चा करोगे, याद रखना इसको भी, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, जर्मनी में नाजीवाद के दौरान स्कूलों पर पड़ने वाले प्रभाव। जब जर्मनी के अंदर नाजीवाद आती है तो इससे स्कूलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए इसका आंसर आप किस प्रकार से लिख सकते थे, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, ठीक है। जर्मनी की स्कूलों में शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। जब जर्मनी के अंदर नाजीवाद सत्ता में आती है तो इन्होंने क्या किया, शुद्धिकरण की मुहिम चलाई स्कूलों के अंदर, और यहूदी और या फिर राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले तो नौकरी से निकाल दिया गया, पहले नौकरी से हटा दिया गया और बाद में उनको मौत के घाट उतार दिया गया। इसके अलावा जर्मन और यहूदी बच्चों को एक साथ ना तो बैठ सकते थे और ना ही खेल कूद सकते थे। सभी स्कूलों पाठ्यक्रम को नए सिरे से लिखा गया, और जो नाची द्वारा चलाए जाने वाले नस्ल भेदभाव को सही ठहराने के लिए इन्होंने नस्ल विज्ञान नाम से एक नया विषय भी जोड़ दिया कि किस प्रकार से जो नस्लवादी जो भेदभाव है, ठीक है, इसको दिखाने के लिए उन्होंने नस्ल विज्ञान नाम का एक नया सब्जेक्ट ही जोड़ दिया इन्होंने। इसके अलावा बच्चों को सिखाया जाता था कि वफादार बने और यहूदियों से नफरत करे और हिटलर की पूजा करे। तो इस तरीके से स्कूल पे ये प्रभाव देखने को मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि जर्मनी में नाचियों के मातृत्व की नाची सोची व्याख्या करना है, कि उन्होंने
माताओं के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जर्मनी में जो नाजी पार्टी थी, इनकी क्या राय थी, ये क्या सोचते थे। तो देखिए, नाजी पार्टी पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकार का विरोध करते थे। उनका मानना था कि पुरुष और महिला के समान अधिकार नहीं हो सकते। इसके ये मतलब इसका पूरी तरीके से लोग विरोध करते थे। उनका मानना था कि जो लड़कियां जो है, उनका मुख्य जो कार्य है, एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध रक्त वाले बच्चों को ही जन्म देना, ये उनका मुख्य कार्य है। महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वो अपने बच्चों को नाजी जो मूल्य है, इनकी शिक्षा देंगी ये। और जो औरतें अवांछित, ठीक है, अवांछित बच्चों को जन्म देती थी, उन्हें दंडित किया जाता था, और जो वांछित बच्चों को जन्म देती थी, उनको पुरस्कृत किया जाता था, उनको इनाम दिया जाता था। तो ये मातृत्व सोच थी जर्मनी के अंदर नाजी लोगों की। ठीक है, इस तरीके से हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने कवर कर दिया है, और इसके अलावा जो क्वेश्चन जो आने वाले जो एग्जाम है उसमें बन सकते हैं, उसको भी हमने इसमें कवर कर लिया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।